हाय आपकी क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के ओवर हो जाने के बाद में बहुत सारे बच्चों के लिटरली बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पे भी। मुझे बहुत सारे बच्चों ने डीएम करा कि हमें नीट के लिए प्रॉपर डिटेल स्ट्रैटेजी बता दो। 30 दिन में हम क्या नीट क्रैक कर सकते हैं, 30 दिन में हमें पढ़ना कैसे है, 11th एंड 12th को कैसे कवर अप करके चलना है, कितने घंटे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। नीट के लिए आप टारगेट्स देना स्टार्ट कर दो जैसे बोर्ड में आपने दिए थे, कब से स्टार्ट करेंगे टारगेट, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं नीट के लिए एक वीडियो लेकर आऊंगी जस्ट आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम। मैंने आपको 2 दिन का ब्रेक दिया एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग। एंड इस वीडियो को प्लीज ध्यान से देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे नहीं पता तुम कौन सी स्टेज पर हो, कहां पर हो, तुम्हें कितना आता है, तुम्हें 11th बिल्कुल भी नहीं आती, 0 पर हो, या 11th थोड़ी आती है तुम्हें, या 12th में तुमने खराब करा, तुमने जैसे भी जहां करा होगा, इस वीडियो को ध्यान से देख लो, ठीक है। तुम्हारी सारी क्वेरीज मैंने यहाँ लिख रखी है, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कौन कौन से तुम्हें पढ़ने हैं वो भी सब कुछ यहाँ लिख रखा है। तो मैं यहाँ देख देख के बोलूँ तो प्लीज इसको ज्यादा माइंड मत करना, लेकिन हाँ सारे के सारे डाउट्स का आंसर मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। स्टार्टिंग विथ योर फर्स्ट वेरी कॉमन डाउट, क्योंकि मैंने इस वीडियो को अपलोड करने से पहले ना कम्युनिटी बॉक्स पे क्वेश्चन डाला था कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस तुम चाहते हो कि मैं इस वीडियो में एड्रेस करूं नीट के रिगार्डिंग। तुम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर डाले और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन भी थे, तो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। सबसे पहले यार तुम लोग मुझसे पूछ रहे थे कि 11th एंड 12th एक महीने में पॉसिबल है क्या। यार इसका आंसर सटीक मैं ये देना चाहती हूँ कि तुम क्यों ये समझ रहे हो कि नीट का एग्जाम कोई अलग ही एग्जाम है, जो मतलब इसमें तो 11th भी आती है 12th भी आती है। अगर ये मेंटालिटी के साथ पढ़ने लगोगे ना तो तुम्हें ना बोझ ज्यादा लगेगा। मतलब हाँ आई कैन अंडरस्टैंड 11th एंड 12th दोनों ही आता है, बट मेंटालिटी मत रखो ना ये। जैसे बोर्ड एग्जाम तुम देख रहा है, तुम्हें पता था कि बायो में 13 चैप्टर है, मुझे 13 चैप्टर कवर अप करने हैं, तो तुम नीट में ये मत सोचो कि मुझे 12th के भी 13 करने हैं, 11th के भी मुझे ये स्पेसिफिक चैप्टर करने। तुम अगर ये सोचने लग गए ना तो तुम्हारे ऊपर एक अलग टाइप का प्रेशर आएगा। तुम बस इतना सोचो कि नीट का एक एग्जाम है जिसका सिलेबस ये है, कहां से डाउनलोड करना है, सिलेबस का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। क्योंकि कई बच्चे ना ऐसे कूद पड़ते हैं प्रिपरेशन में, क्योंकि उनको ना ऐसा लगता है भाई कंपटीशन में, हम तो कंपटीशन में है। भाई कंपटीशन में वो आगे निकलता है जब उसको पता होता है कि वो पढ़ना क्या है। कंपटीशन में आगे निकलने के लिए पहले ये डिसाइड करो कि हमें स्टार्टिंग कहां से करनी है, और दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक्स कट हो चुके हैं, ताकि हमारा बेफिजुल का टाइम वहां बर्बाद ना करे जो टॉपिक्स कट हो चुके हैं। इसलिए ऑफिशियल सिलेबस का जो मैं लिंक है ना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, जाकर पहले तो ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करो। हर एक चैप्टर में कुछ टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं, कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, वो चीज की एक बार प्रॉपर जानकारी ले लो। एनसीईआरटी का इंडेक्स खोलकर बैठो और उसमें हर एक चीज को सिलेबस से मैच कर लो कि भाई ये टॉपिक जो है ना वो ऐड हुआ है, ऐड हुआ तो एनसीईआरटी में इंडेक्स में लिख लो, अगर डिलीट हो चुका है तो एनसीईआरटी में कट मार दो, सो दैट तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी रहे। सबसे पहले देखो यार, नीट को क्रैक करने के लिए चाहे तुम जिस भी स्टेज पर हो, नीट को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रैक्टिस। अगर तुमने मॉक पेपर्स नहीं लगाए, अप्रैल का मंथ ना मॉक पेपर्स के लिए सबसे ज्यादा होता है, दूसरा रिवीजन के लिए सबसे ज्यादा होता है। अब तुम जिस भी स्टेज पर होगे, कई बच्चों की मुझे पता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बहुत खराब होगी, मैं तुम्हें स्ट्रांगली ये रेकमेंड करूंगी तुम बायो को बहुत अच्छे से करो। 50% वेटेज आता ना बायो का, तुम 50% तो श्योर करके लाओ। तुम ये तो श्योरिटी दो कि तुम 360 आउट ऑफ 360 बायो में तो एटलीस्ट लाओगे, 360 नहीं तो एटलीस्ट 340 प्लस तो लाने ही लाने हैं तुम्हें बायो में। अगर तुम इतनी श्योरिटी दे देते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री में अपने आप ही कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। अब हम देखो इतना एक साथ प्रेशर लेकर चलेंगे ना, मैं तो इसमें भी इतने ले आऊं, इसमें भी इतने ले आऊं, इसमें भी इतने ले आऊं, तो तीनों सब्जेक्ट में से किसी में भी तुम्हारे नंबर नहीं आने वाले। तो आई वुड रेकमेंड कि एक बार ही ना फिजिक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लो। अब तुम जस्ट 12th बोर्ड्स देकर आए हो, मुझे पता है तुमने 12th पे सबसे ज्यादा तुमने फोकस करा हुआ है। 11th के चैप्टर्स तुम्हें नहीं आते हैं, तो तुम्हें चैप्टर 1 से लेके चैप्टर एंड तक तुम्हें नहीं पढ़ना है। तुम्हें वो चैप्टर्स पढ़ने जो सिलेक्टेड हैं, जो थोड़े से हाई वेटेज हैं, ठीक है। और साथ में मॉक पेपर्स सबसे ज्यादा लगाने, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यूज की, मॉक पेपर्स की। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना एग्जाम अच्छा जाएगा। अप्रैल के महीने में फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ। ऑसवाल बुक के मॉक पेपर्स होते हैं हमारे पास में, 10 मॉक पेपर्स है इस किताब के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, मतलब कंप्लीट फुल सिलेबस के 10 मॉक पेपर्स है। प्लीज इस किताब को अच्छे से लगा लेना। इसके अंदर माइंड मैप्स भी गिवन है तुम्हें हर चैप्टर के, ताकि तुम्हारा क्विकली रिवीजन हो पाए। जैसे क्विकली रिवीजन हो जाए तुरंत जाके मॉक पेपर्स लगा लो। मैम हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से दिन हमें कौन सा मॉक पेपर लगाना है। देखो यार, अप्रैल के महीने में जितना हो सकता है उतना ट्राई, मैं तो कहूंगी पूरी किताब में जो 10 मॉक पेपर है 10 के 10 लगा लो। अगर नहीं लगते हैं तो कम से कम यार 6-7 तो लगा कर ही जाओ, मिनिमम है 6-7 तो, मतलब बहुत ही मिनिमम है।
3 घंटे का अलार्म लगाकर, 3 घंटे में एग्जाम होता है तो उसका अलार्म लगा के खुद की प्रैक्टिस करो। ये मॉक पेपर सबसे ज्यादा बेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ, अभी जाकर ले लो चाहे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिना प्रैक्टिस के कोई भी बच्चा अगर एग्जाम हॉल में जाता है तो भाई तुम्हारा बेड़ा गर्क होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि क्या केवल थ्योरी पढ़कर हमारा नीट क्रैक हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, चाहे सपने छोड़ देना इस चीज के। अब मान लेते तुमने बिल्कुल भी 11th नहीं पढ़ी है, ठीक है, अब तुम्हें कौन से चैप्टर्स करने चाहिए? 11th एंड 12th यानी कि पूरा जो नीट का सिलेबस है उसमें कौन कौन से हाई वेटेड चैप्टर्स है मैं आपको बता देती हूँ, नोट डाउन कर लो और उन चैप्टर्स को सबसे पहले करना अपन। सबसे पहले हम बायो से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें एनिमल किंगडम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो हमारा प्लांट किंगडम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास जेनेटिक्स भी आती है। देखो मैं यहाँ पर तुम्हें कोई सीरीज वाइज नहीं बता रही हूँ कि ये वाली यूनिट तुम पहले कर लो, ये वाली यूनिट बाद में कर लो, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये वाली यूनिट सबसे ज्यादा हाई वेटेज है, तुम्हारी मर्जी आए वो यूनिट तुम पहले कर लो। तीसरी यूनिट है जेनेटिक्स, जो कि क्लास 12 बोर्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। मेन 2 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट इसमें, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मैंने इस चैनल के ऊपर बायो ब्रीफ अच्छे से करवा रखा, तो तुम वो वाले लेक्चर्स देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं देख सकते, क्योंकि वो लेक्चर्स बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। देन 4th पे रिप्रोडक्शन यूनिट एंड 5th पे बायोटेक यूनिट जाती है एंड 6th पे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब ये जो यूनिट्स है ना पूरे नीट के सिलेबस में सबसे ज्यादा हाई वेटेज रखती है। अब जैसे तुम्हारी ये वाली यूनिट एक बार कंप्लीट हो जाए, इसके बाद अपन मूव करेंगे नेक्स्ट लेवल के ऊपर, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, इकोलॉजी एंड बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ये 4 यूनिट्स अपन बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो 6 यूनिट्स बताई है मैंने, उनको तो सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे तुम्हें करना है, चाहे तुम किसी भी ऑर्डर में कर लो। केमिस्ट्री में बता देती हूँ कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग एक नींव है, मतलब पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है अगर केमिकल बॉन्डिंग आ जाता तो। अब केमिकल बॉन्डिंग भी तब अच्छे से आता जब तुमने पीरियोडिक टेबल कर रखा हो, तो आई वुड रिकमेंड पीरियोडिक टेबल। हाँ इतना हाई वेटेज नहीं है, लेकिन पीरियोडिक टेबल बेस रखता है तुम्हारा, उससे पूरी केमिस्ट्री तुम्हारी अच्छे से हो पाती है। तो मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूंगी, अगर तुमने क्लास 11 में कुछ भी नहीं कर रखा है तो प्लीज पीरियोडिक टेबल तो जरूर कर लेना, इसके बाद में तुम केमिकल बॉन्डिंग कर लेना। देन तुम केमिकल काइनेटिक्स करोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करोगे, थर्मोडायनेमिक्स करोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करोगे, मोल कॉन्सेप्ट पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले तुम मोल कॉन्सेप्ट करोगे अगर तुम्हें नहीं आता है तो। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ऑर्गेनिक स्टार्ट करने जा रहे हो तो। देन अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वाले चैप्टर्स ना सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटीज पे करने हैं, ये हाई वेटेज वाले चैप्टर। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी चैप्टर्स हमें करने नहीं है, ठीक है। फिजिक्स की बात करें तो यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला चैप्टर बहुत इजी सा है, सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, अगर तुमने एक बार ही कर लिया ना उसको तो तुम्हारे एकदम फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं उसमें। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन तुम कर लेना। दूसरा तुम काइनेमेटिक्स कर लेना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बेस एक्चुअली वो बेसिक सिखाता है तुम्हें पूरी फिजिक्स के अंदर, ठीक है। पूरी मैकेनिक्स में एक्चुअली पूरी बेसिक सिखाता है, तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगी काइनेमेटिक्स जरूर कर लेना। लॉज ऑफ मोशन जो कि हर चैप्टर में काम आता ही रहता है। वर्क पावर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हर चैप्टर में काम आता ही रहता है कहीं ना कहीं। रोटेशनल, ग्रेविटेशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर तो इतना ज्यादा वेटेज रखता है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सकता है उतना ज्यादा प्रैक्टिस इसके ऊपर करना है। डुअल नेचर वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा छोटा सा है, इजीली तुमसे हो जाएगा। ईएमआई और एसी, देखो ये सारे चैप्टर्स मैंने तुम्हें बता दिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर, तुम इन चैप्टर्स को सबसे पहले कर सकते हो। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है 30 दिन के अंदर? देखो यार, इस चीज का जवाब देने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ, मैं सिर्फ इस चीज पे ध्यान रखती हूँ। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंटोर, मैं सिर्फ इस चीज पे फोकस कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ तुम भी मेरे साथ इसी चीज पे फोकस करो कि मैं हर दिन अपना कितना इनपुट डाल रहा हूँ या कितना इनपुट डाल रही हूँ। 1 महीने की पढ़ाई से होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन 1 महीने की पढ़ाई से हो जाएगा तो मेरे तो मजे मजे हो जाएंगे। अगर 1 महीने की पढ़ाई से नहीं हुआ तो वो पढ़ाई मैंने इतनी क्वालिटी से करी होगी कि वो पढ़ाई अगर मैं अगले साल ड्रॉप लेने के लिए प्लान कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो वो वहां पर काम आ जाएगी। मैं सिर्फ इतना फंडा जानती हूँ एज अ टीचर, एज अ मेंटोर। मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ अपना एक भी दिन, एक भी मिनट प्लीज वेस्ट मत करो। यू आर फ्यूचर डॉक्टर्स। डॉक्टर के कंधों पे कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, अगर वो छोड़ के बैठ जाए कि नहीं नहीं मैं पेशेंट को नहीं देखूंगा, हो गया मेरा तो मुझसे तो होगा नहीं वैसे भी, तो चलो तुम्हारे तो वैसे भी अंतिम सांसें निकल रही है तो तुमको बचा के हम क्या ही कर लेंगे। डॉक्टर का काम होता है उसको बचाना, लास्ट मोमेंट पर एकदम वो उसकी मरने वाली हालत होती है ना, उस मोमेंट पे बचाना उसका काम होता है। तुम वो बनने जा रहे हो तो तुम ये उम्मीद नहीं खो सकते हो कि मैं लास्ट मोमेंट पे अपने हथियार डाल दूं, क्योंकि मैं बाकी बच्चों से बीट नहीं कर सकता जो बच्चे 2-2 3-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे, तो मैं तो प्रिपरेशन करके क्या ही उखाड़ लूंगा। तो एक काम करते हैं, 1 महीने की टूर पे चलते हैं, कहीं ना कहीं वेस्ट करते हैं टाइम, आराम से एंजॉय करते हैं। क्यों करना है? अगले साल हमारा पूरा ड्रॉप लेके आराम से पढ़ाई करेंगे, कभी नहीं करने वाले हो।
जो बच्चा इस 1 महीने में मेहनत करेगा, अगर सिलेक्शन हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ ना तो वो बच्चा उन सारे बच्चों से आगे निकल जाएगा जो बच्चे अभी ये सोच रहे कि जून जुलाई में स्टार्ट करेंगे, उन बच्चों से वो ऑटोमेटिकली आगे निकल चुका है। ये एग्जाम है कंपटीशन का, ठीक है, कंपटीशन चल रहा है, कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, यहां हम वो चीज नहीं छोड़ सकते हैं। अब देखो पूरे दिन को कैसे कैसे करना है, अपन को 12 से 13 घंटा मिनिमम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम बहुत बड़ा है, सिलेबस भी बहुत बड़ा है और इतना नल्लू पेपर भी नहीं आता है, ठीक है। टू डू लिस्ट बनाए बिना कोई भी बच्चा नहीं पढ़ेगा। बिना टू डू लिस्ट बनाए बिना पढ़ते हो, तुम्हें आइडिया नहीं लगता पूरे दिन में क्या करना है, तुम बस पढ़ते रहते हो, किताबें खुली रहती है, पढ़ क्या रहे हो नहीं पढ़ रहे हो पता ही नहीं चलता है। इसलिए कह रही हूँ या तो तुम खुद से अपने लिए टारगेट सेट करो, तुम्हें हर दिन 3 से 4 चैप्टर मिनिमम करने ही करने होंगे। स्टार्टिंग हमें करनी है हाई वेटेज चैप्टर से एंड उसके बाद पढ़ने में लो वेटेज वाले चैप्टर। अगर तुमसे अपने आप के लिए टारगेट सेट नहीं होते कि मुझे हाई वेटेज वाले चैप्टर कौन से उठाने चाहिए, लो वेटेज वाले बाद में कब उठाने चाहिए, कौन से उठाने चाहिए, तो तुम कंफ्यूजन छोड़ दो। तुम्हें आना है, और मेरा एक चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जो नीट का है, सेपरेट चैनल मैंने खोला है। मैं टेलीग्राम चैनल भी ओपन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, टेलीग्राम भी अलग से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर फ्री रिसोर्सेज, फ्री पीडीएफ, मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीजें मैं शेयर करती रहती हूँ, जैसे मैंने बोर्ड एग्जाम के लिए करा था। तो नीट के लिए मैंने अलग से चैनल खोला है जस्ट फॉर सीरियस स्टूडेंट्स। मैं चाहती हूँ जो 1 महीने एकदम लगकर पढ़ना चाहता है ना, वही उस चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस चैनल के ऊपर आपको डेली बेसिस पर कम्युनिटी बॉक्स के ऊपर टारगेट मिलेंगे। रात को टारगेट अपलोड हो जाएगा, सुबह उठो, तुम्हें जब भी उठना है, सुबह जल्दी उठ रहे हो लेट उठ रहे हो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हाँ 12 से 13 घंटा फिक्स करके चलना है कि उतना तो पढ़ना ही है। आओ और टारगेट देखो, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। उसमें तुम्हारे हाई टू लो वेटेज चैप्टर्स ही कवर कराऊंगी, जैसे मैंने बोर्ड एग्जाम में कवर कराए थे, और इतने बच्चों को हेल्प हुई है, तुम मानोगे नहीं, बहुत ज्यादा हेल्प होता है अगर तुम डेली बेसिस पे टारगेट सेट करते हो तो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। 1 अप्रैल से हम ये टारगेट स्टार्ट करने वाले होंगे। 31 मार्च को आपको सबसे पहला टारगेट मिल जाएगा रात को, तो आकर चेक कर लेना कम्युनिटी बॉक्स के ऊपर, और उसको बस शिद्दत के साथ फॉलो करना है। 1 महीने मेरे साथ लगकर पढ़ाई कर लो। उस चैनल के ऊपर ना बायो के रिगार्डिंग भी मैं काफी सारी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, रिवीजन वीडियोस, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस चैनल के ऊपर क्लास 12 बोर्ड्स के लिए लाई थी बायो ब्रीफ सीरीज। तो मुझसे बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे बायो ब्रीफ सीरीज 11th के लिए भी लेकर आओ। लेट्स सी कि कितना आप रिस्पॉन्स देते हो, उस हिसाब से मैं बायो ब्रीफ को भी प्लान करूंगी। बट हाँ, रिविजन वीडियोस जो कि रैपिड रिविजन वाली वीडियोस होती हैं, वो जरूर मैं प्लान डेफिनेटली करने वाली हूँ उस चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारा टारगेट है 10K सब्सक्राइबर्स रीच करना। उसके बाद हम टारगेट स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल से, और मुझे पता है तुम कर दोगे। एंड हाँ, जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि हम बहुत लेट हो गए ऑलरेडी, आप पहले ही टारगेट स्टार्ट कर दो। सी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके ऑलरेडी एग्जाम्स भी चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम, मैं नहीं चाहती कि उनका लॉस हो। अब तुम अगर मुझे टेक्स्ट कर रहे हो कि हमारा लेट हो गया है, तो वो बच्चा भी मुझे टेक्स्ट कर रहा है कि प्लीज मैम टारगेट 29 के बाद स्टार्ट करना, क्योंकि मेरे एग्जाम है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि किसी का भी लॉस ना हो, सबका एक साथ हम लेकर चले। एंड हाँ, नीट के टारगेट एक बार स्टार्ट होंगे, वापस से मिड में कहीं वापस से रीस्टार्ट नहीं होने वाले हैं। सिलेबस हम कवर करने वाले होंगे 25 अप्रैल तक, ताकि हमारा सिलेबस ना 3 से 4 चैप्टर के अकॉर्डिंग में 25 अप्रैल तक तुम्हारा सिलेबस करवाने वाली हूँ। लास्ट के हमारे पास में कुछ 4 से 5 दिन रहेंगे, एंड नीट का एग्जाम 4 मई को है, तो उसमें भी रहेगा। तो उसमें हम फास्ट रिविजन करेंगे और मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। हालांकि 1 से 25 अप्रैल के बीच में भी मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। तुम्हें इस किताब से मॉक टेस्ट लगाने को कहूंगी, 10 मॉक टेस्ट है, देखते हैं हम कितना लगा सकते हैं 25 अप्रैल तक। किताब जरूर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है। जितने भी दिन तुम्हारे पास बाकी हैं 1 अप्रैल से पहले, जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, प्यारे बच्चे, प्लीज एक बार ना अपना जो भी तुम्हें लगता है कि मेरा पूरे नीट के सिलेबस ना ये चैप्टर मुझे थोड़ा सा डिटेल वे में पढ़ना है, इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, हाई वेटेज भी है, टाइम भी लगेगा, उनको कवर अप कर लेना। मैंने बता दिया हाई वेटेज वाले चैप्टर सारे के सारे, उसको उठाओ, देखो कौन सा चैप्टर तुम्हें डिटेल में पढ़ने की जरूरत है और हाई वेटेज है, उसको इस टाइम को उस चीज में यूटिलाइज करो, ना कि वेस्ट करो यहाँ पर कमेंट करने में कि मैम आपने पहले स्टार्ट क्यों नहीं करा। तो प्लीज आप उस चीज को मत सोचिएगा, बस इतना करो कि आप उनमें से मैक्सिमम चैप्टर्स जो है ना, जो आपको लगता है कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, पढ़ लो। 1 अप्रैल से अपन एकदम धुआंधार तरीके से लगेंगे। वहां ऐसा नहीं होगा कि आज तो मैम आपने तो ये चैप्टर दे दिया, वो चैप्टर दे दिया, नहीं भाई, 3 से 4 चैप्टर मिलेंगे, दैट्स इट। अगर सिलेबस सही से करना है तो करना पड़ेगा, नहीं करना है तो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, तुम अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, आपको डेली बेसिस पे कम्युनिटी बॉक्स के ऊपर एंड टेलीग्राम चैनल पे टारगेट्स मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप चैनल पे भी मैं शेयर करूँ, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन जरूर करिएगा, वहां पर भी आपको टारगेट मिलते रहेंगे। सुबह उठो, टारगेट उठाओ, पढ़ाई करना स्टार्ट करो। कहां से पढ़ना है? बायो के लिए कंप्लीटली एनसीईआरटी में फॉलो करने के लिए कहूंगी, क्योंकि एनसीईआरटी से बेहतर किताब
किताब आपको नहीं मिल सकती। आप जितनी बारी रिवीजन कर सकते हो उतनी बारी एनसीईआरटी रिवाइज करो, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है। दूसरा, अगर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करें, टीचर जिसको भी फॉलो कर रहे हो उसको अच्छे से फॉलो करो, उसके नोट्स को फॉलो करो, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री आप एनसीईआरटी से डायरेक्टली जाके नहीं पढ़ सकते हो। पहले आपको आना चाहिए वो कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस लगनी चाहिए, तब जाके आप एनसीईआरटी में रीड करोगे। अगर आपकी फिजिक्स में हालत बहुत गंदी है तो एनसीईआरटी मत उठाना। मैं तो तुम्हें यही रेकमेंड करूंगी, जितना ज्यादा हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। बार बार कह रही हूँ, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किताब अभी भी ले लो, नहीं ली है तो 10 मॉक पेपर्स हैं, रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ थ्योरी रिवाइज करने से मेरी जान, सिर्फ दिल को धोखा दे रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो। प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो के बाद में तुम्हें करना है, ये 10 मॉक पेपर्स वाली किताब ले लेनी है फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है नीट के। और जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं उनमें से टिक मार्क अभी भी करना है कि कौन कौन से चैप्टर्स है तुम्हें डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। ये 3 काम तुम्हें करने हैं और बाकी चीजें मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से तुम्हें टारगेट देकर तुम्हारी प्रिपरेशन करवाऊंगी। कब तुम्हें मॉक टेस्ट करवाना है, कब तुम्हें क्या करवाना है, हर एक चीज मैं करवाऊंगी। ठीक है, की जरूरत नहीं है, अब टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। और एक भी बच्चा ये नहीं सोचेगा मेरा होगा कि नहीं होगा, हमें नहीं पता, हमें काम पर फोकस करना है। होगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो मैं उन सारे बच्चों से आगे निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी जो बच्चा जून जुलाई में प्रिपेयर करना स्टार्ट करेगा। तुम्हें पता नहीं है, अगस्त में बच्चे आते हैं प्रिपेयर करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में। उन बच्चों से तुम कितना आगे निकल चुके होगे अगर तुमने इस महीने में इतनी मेहनत करी होगी और आने वाले इतने महीनों में मेहनत कर रहे होगे। तो मुझे पता है तुम लोग कर सकते हो। तुम्हें ज्यादा अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इस एग्जाम में भरोसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ऑफ कोर्स यार, तुम डॉक्टर्स बने जा रहे हो, डॉक्टरों को खुद पे भरोसा नहीं होगा तो फिर पेशेंट की तो जान गई ना। कमेंट्स में मुझे ये जरूर लिखना है, यस आई कैन क्रैक इट। और लगते हैं यार धुआंधार तरीके से 1 अप्रैल से आपको डेली बेसिस पे टारगेट मिलेंगे। और नीट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ऑन दैट नोट, एकता सोनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट्स, यस आई कैन क्रैक इट।